8वां वेतन आयोग गठन की मिली मंजूरी। शिक्षकों का वेतन होगा दोगुना और शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु बन रहा सॉफ्टवेयर। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग गठन हेतु कैबिनेट की मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप शिक्षकों का वेतन दोगुना हो जाने की संभावना है। साथ ही साथ बेसब्री से इंतजार कर रहे ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों के लिए एक अहम खबर ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा अब ट्रांसफर हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण कराया जा रहा है। दोस्तों, इन दोनों ही बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हमारा आग्रह होगा कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग गठन हेतु कैबिनेट की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। पहले ये संभावना दिखाई दे रही थी कि शायद केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग हटाकर कोई और विकल्प का तलाश किया जाएगा, परंतु अंतिम रूप से निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग गठन हेतु कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। हम बता दें दोस्तों, कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के उपरांत 8वां वेतन आयोग गठन हेतु कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी के द्वारा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में आखिर कितना वृद्धि किया जाए इसका निर्धारण किया जा सकेगा। लेकिन संभावना दिखाई दे रही है कि शिक्षकों का वेतन दोगुना अवश्य हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले के बारे में हम बता दें तो 1/1/2016 के प्रभाव से 7वें वेतन का लाभ कर्मियों को मिला था और उसके बाद 10 साल बाद यानी 1/1/2026 से शिक्षकों को भी 8वें वेतन का लाभ मिल सकेगा। यह 10 सालों पर बढ़ोतरी होती है और 10 सालों के बाद कर्मियों का वेतन कम से कम दोगुना अवश्य हो जाया करता है। दोस्तों, पिछले 7वें वेतन आयोग के बारे में कह दिया जाए तो उस वक्त कर्मियों के वेतन में 2.57 गुना की वृद्धि की गई थी, जिससे कर्मियों का अच्छा खासा वेतन भी हो गया था और न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था। लेकिन इस बार आखिर वेतन में कितनी वृद्धि होगी यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर होगा। लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही है और जो कई बिंदुओं पर खबरें भी चल रही है, कहीं ये भी कहना है कि इस बार 8वें वेतनमान के रूप में कर्मियों के वेतन में 2.84 गुना की बढ़ोतरी होने जा रही है। लेकिन वहीं कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि इस बार केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन के रूप में कर्मियों को ज़्यादा लाभ नहीं दिया जाएगा, जिसके तहत संभावनाएं जताई जा रही है कि 1.94 गुना की वृद्धि वेतनमान में किया जा सकेगा। दोस्तों, उधर 2.84 गुना की वृद्धि वालों का कहना है कि जहां न्यूनतम वेतनमान अभी 18,000 रुपये निर्धारित है, वहीं यह फैक्टर लागू हो जाने से 51,480 रुपये न्यूनतम वेतनमान हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि यह फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है और महंगाई के अनुसार ही कर्मियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी, जिसके तहत उनका मानना है कि 1.94 गुना की वृद्धि की जा सकती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि दोगुना वृद्धि तो होना बिल्कुल तय है। दोस्तों, बताते चले कि इसके तहत जिन शिक्षकों का बेसिक पे अभी 30,000 रुपये मान लिया जाता है, तो इसमें शिक्षकों का वेतन लगभग 60,000 रुपये हो जाएंगे। यह उनका बेसिक पे होगा। आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि जब बेसिक पे 60,000 रुपये हो जाएंगे, उस वक्त शिक्षकों का वेतन आखिर कितना हो सकेगा। दोस्तों, जब भी किसी भी वेतन आयोग का लाभ मिलता है, उस वक्त कर्मियों को बेसिक पे में जो भी बढ़ोतरी होती है उसी का लाभ मुख्य रूप से मिल पाता है, क्योंकि वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद शिक्षकों का डीए एक बार फिर से शून्य से प्रारंभ होती है और एक बार फिर से मेडिकल भत्ता का भी निर्धारण किया जाता है और साथ ही साथ हाउस रेंट का भी निर्धारण किया जाता है। इससे पहले की बातें कह दी जाए, शिक्षकों का मेडिकल भत्ता 200 रुपये प्रति महीना था, जो वर्तमान में 1,000 रुपये 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत कर दिया गया। अब 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत इसे कितना किया जाता है, यह तो कमेटी के सदस्यों के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। रह गई बात आवास भत्ता की, तो पहले 6ठे वेतन आयोग के अंतर्गत आवास भत्ता 5% दे हो रहा था, जो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत इसे घटाकर 4% कर दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत आवास भत्ता के रूप में आखिर कितनी राशियां दी जाती है,
या फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, शिक्षकों का वेतन 1 जनवरी 2026 से निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे, उनका वेतन दोगुना हो जाएगा। रह गई बात अगर 1.94 गुना की वृद्धि होती है, तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि दोगुना वेतनमान हो जाने से ज़्यादा वृद्धि होगी। नहीं दोस्तों, उस वक्त डीए बिल्कुल शून्य हो जाएगा। जहां वर्तमान में अभी 53% डीए के रूप में देय हो रहा है, तो वहीं उस वक्त डीए शून्य हो जाएगा, जिसके आधार पर ज़्यादा लाभ शिक्षकों को नहीं हो पाएगा। और इस आधार पर कह दिया जाए, अगर 1.94 गुना की ही वृद्धि होती है, तो शिक्षकों का वर्तमान में जो वेतन देय हो रहा है, उसका 1.5 गुना वेतन उन्हें प्राप्त हो सकेगा। अगर कोई शिक्षक का वेतन वर्तमान में 45,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो 1/1/26 से उनका वेतन 65 से 67,000 रुपये हो सकते हैं। इससे ज़्यादा की कल्पना नहीं ही करना उचित होगा। वहीं दोस्तों, स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों के लिए एक खबर शिक्षा विभाग की ओर से दी गई है, जिसके तहत ये खबर छन के आई है कि अब शिक्षकों का स्थानांतरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा और यह स्थानांतरण दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू किया जाएगा। इससे पहले बताते चले कि शिक्षा विभाग की ओर से गंभीर बीमारी से ग्रसित अभ्यर्थियों और साथ ही साथ पति पत्नी के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ट्रांसफ़र बगैर सॉफ्टवेयर के ही किया जाएगा। लेकिन ज्यों ही दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र प्रारंभ किया जाएगा, उस वक्त शिक्षकों का ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर से किया जा सकेगा। इसके लिए रिक्तियों की मांग की जा रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 15 जनवरी 2025 तक तमाम जिलों से रिक्तियों की मांग की गई थी। हालांकि कई जगह से सूचना प्राप्त हुई है कि जिलों के द्वारा रिक्तियां अभी तक भी नहीं भेजी गई है। संभावना ये जताई जा रही है कि 1 से 2 दिनों के अंदर तमाम जिलों के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार के पास तमाम रिक्तियां भेज दी जाएगी। उसी रिक्ति को सॉफ्टवेयर में फीड किया जाएगा ताकि शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट हो सके कि आखिर कितनी रिक्तियां अभी शेष बाकी रह गई है। क्योंकि इस अवधि में ढेर सारे बीपीएससी से बहाल शिक्षक थे जो अपनी नौकरी छोड़ भी दिए हैं, तो कई ऐसे शिक्षक थे जो सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के पास रिक्तियां मौजूद होना काफ़ी जरूरी हो जाता है। जब तक रिक्तियां नहीं रहेगी, शिक्षकों का ट्रांसफ़र एक चुनौती बनकर खड़ा रहेगा। इसलिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफ़र करने की रणनीति बनाई गई है और यह ट्रांसफ़र जिला स्तर पर किया जाएगा। जैसा कि पहले कहा गया था कि प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा शिक्षकों का विद्यालय आवंटित किया जा सकेगा, लेकिन रणनीति में बदलाव कर दिया गया है। इन बिंदुओं पर हमने भी चर्चा की थी कि अगर ऐसा होता है तो कार्यालयों में भ्रष्टाचार जन्म लेगा और एक बार फिर से शिक्षक शोषण के शिकार हो जाएंगे, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से शायद इन बिंदुओं पर विचार किया गया होगा या फिर ट्रांसफ़र के बिंदु को सरल बनाने के उद्देश्य को लेकर सॉफ्टवेयर से ही ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया गया होगा। लेकिन अंतिम रूप से निर्णय ये ले लिया गया है कि अब दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र पाने वाले अभ्यर्थियों का ट्रांसफ़र अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो सकेगा। इसमें भी पारदर्शिता बरती गई है और शिक्षा विभाग की ओर से तमाम अभ्यर्थियों के नाम के बदले उनका कोड फीड किया जा रहा है। शिक्षकों के नाम जिलों को नहीं भेजे जाएंगे और ट्रांसफ़र के क्रम में जिला शिक्षा स्तर के पदाधिकारियों को भी यह जानकारी नहीं हो पाएगी कि हम आखिर किन शिक्षक को कौन सा विद्यालय आवंटित कर रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से रिक्तियों की मांग की गई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर रिक्तियों के फीडिंग का कार्य कितने दिनों में संपन्न कराई जाएगी, क्योंकि रिक्तियाँ बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन चाहे जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी हो शिक्षा विभाग के द्वारा, वो अपनाई जाए, परंतु शिक्षकों का ट्रांसफ़र ससमय और निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जाए ताकि शिक्षकों के सब्र के बांध जो टूट रहे हैं, वह बांध रुकने में कारगर साबित हो सके। क्योंकि शिक्षकों को लगभग 1 वर्ष से सुनने को मिल रहा है कि उनका ट्रांसफ़र अब होगा तो उनका ट्रांसफ़र अब होगा, लेकिन अब उनका ट्रांसफ़र तो निश्चित होगा, लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता है। वहीं दोस्तों, गृह विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और यह पत्र है विशेषावकाश से संबंधित। यह जो पत्र जारी किया गया है वह मुख्य रूप से संविदा कर्मी महिलाओं या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल महिला कर्मियों को विशेषावकाश दिए जाने के संबंध में है। दोस्तों, इन बिंदुओं के ऊपर पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब इन महिला कर्मियों को नियमित महिला कर्मियों के भांति
2 दिनों का महीने में विशेष अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। इसके अलावे उन्हें जो भी आकस्मिक अवकाश है वो भी देय होगा। लेकिन इसमें इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि जो भी विशेष अवकाश देय होगा वह लगातार 2 दिनों का होगा, परंतु उस विशेष अवकाश में आगे या फिर पीछे कोई अन्य अवकाश जोड़ा नहीं जा सकेगा। इस तरह से शिक्षा जगत में भी अब इन बिंदुओं पर चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि आखिर महिला कर्मियों के द्वारा वर्तमान तक आकस्मिक अवकाश के बाद विशेष अवकाश ले लिया जाता था, क्या अब महिला कर्मी सिर्फ ब सिर्फ विशेष अवकाश ही ले सकेगी या फिर विशेष अवकाश के साथ अन्य अवकाश को भी जोड़ सकेगी। दोस्तों, इस पत्र में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन एक बात है जिस पर उल्लेख कर दिया गया है कि नियमित महिला कर्मियों की भांति इन्हें भी विशेष अवकाश देय होगा। अब यहाँ पर बिहार में नियोजित शिक्षिका भी कार्यरत हैं, ऐसे में यह पत्र उन पर लागू नहीं होता है। रह गई बात विशिष्ट शिक्षक के बारे में, तो उन पर यह पत्र लागू होता है क्योंकि नियमित महिला कर्मी के बारे में चर्चाएं कर दी गई है। वहीं बीपीएससी से बहाल महिला शिक्षिकाओं पर भी लागू होता है, नियमित कोटि के महिला शिक्षिकाओं के ऊपर भी लागू होता है। लेकिन इसमें सिर्फ नियमित महिला कर्मियों के बारे में ही स्पष्ट उल्लेख किया गया है और अन्य कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इसके सार के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह पत्र सिर्फ ब सिर्फ संविदा महिला कर्मी और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल महिला कर्मियों के लिए जारी किया गया है और यह पत्र शिक्षकों के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि यह पत्र शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है, शिक्षकों की सेवा संहिता से संबंधित नहीं है। जिस तरह से महिला शिक्षिकाएं पूर्व की तरह विशेष अवकाश लिया करती थी, पूर्व की तरह ही लेती रहेंगी। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।